लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। और मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। बेसिकली देखिए, ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कि बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लियर, और कर भी रहे हैं इवन। तो ये जो वीडियो है ये आपको पूरा का पूरा डिटेल देगा उस बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मार्किंग की जाती है, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, वो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी जो बच्चे सुन रहे हैं बीएचयू बीकॉम के बारे में न्यूज़, और जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में उन सब के बारे में ये न्यूज़ उठ रही है कि क्या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ये होने वाले हैं इस साल वो CU सेट के थ्रू होंगे क्या, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू होंगे क्या। अगर ये एग्ज़ाम होगा तो देखिए, जो इंडिया की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी कि NTA, जो टेस्ट करवाती रहती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जितने भी होते हैं इंडिया में, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपका ये NTA कंडक्ट करवाती है। और UGC जो है मेन हो सकता है कि इसके थ्रू, NTA के थ्रू आपका ये CU टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, क्लियर। और CU सेट में अगर एग्ज़ाम होता है तो मे बी जो है उसमें बीएचयू के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, क्लियर। तो अभी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल मैं ये बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि बीएचयू का जो एग्ज़ाम है वो CU सेट के थ्रू ना हो, क्लियर है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, हम उसका वेट करेंगे, ऐसा कुछ भी कंक्लूजन अपनी तरफ से नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो वीडियो है मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको यहाँ पे जो सिलेबस बताने वाला हूँ, ये मैं जो बता रहा हूँ ये जो पास्ट कई साल के एग्ज़ाम हुए हैं और जो आपके लेटेस्ट बुक अवेलेबल है मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद किताब है, मैं उसको कंक्लूड करके मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले कई साल से जो टॉपिक ऐड किए गए हैं या फिर जो नए नए टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो सारे टॉपिक इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्लियर। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर CU सेट के थ्रू भी एग्ज़ाम्स होता है, CU सेट के थ्रू भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आप समझ लो 80 से 90% या बोल दूं मैं ये 100% सिलेबस तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मैं आपको सिलेबस यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर CU सेट में कुछ अगर एग्ज़ाम होता है तो कुछ पोर्शन आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ कि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो वो जो सिलेबस, एडेड सिलेबस है, जो कि एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा CU सेट के लिए, मैं वो आपको अलग से एक नोटिफिकेशन में बता दूंगा। फिलहाल जो मैं सिलेबस यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका कोर सिलेबस रहेगा, वो यहाँ पे भी एग्ज़ाम में रहेगा, और जब अगर हम लोग CU सेट में भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सिलेबस वहाँ पे भी सेम रहने वाला है। तो कुल मिला के जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर CU सेट आता है तो भी, और नहीं आता है तो समझ लीजिए यही पूरा आपका सिलेबस मेन एग्ज़ाम में पूछने वाला है, ठीक है। तो आइए मैं कुछ बेसिक डिटेलिंग आपके सामने शेयर कर देता हूं ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। देखिए, कोर्स का नाम क्या है जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं, वो है बीएचयू बीकॉम और बीकॉम MMM, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको एंट्रेंस देना है और बीकॉम MMM के लिए यानी कि फिनांस मैनेजमेंट, उसके लिए आपको यहाँ पे देना है। और जो सब्जेक्ट कोड रहेगा, जो कोर्स का कोड रहेगा वो रहेगा 133 एज पर जो बीएचयू नोटिफिकेशंस रही है, वाउचर रहा है लास्ट कई साल का, उसके हिसाब से 133 ही रहा है इनका कोर्स कोड, क्लियर है। तो जब अभी फॉर्म आएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो 133 के हिसाब से ही आपको बीकॉम का कोर्स मिल जाएगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पहले दोनों ऑप्शन हुआ करते थे, पेन मोड वाला, पेन और पेपर मोड भी होता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ CBT हो गया, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। और CBT होने से फ़ायदा क्या है बच्चों, पता है कि ये जो है 200 प्लस सिटीज़ में कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि अगर आप इंडिया में कहीं पे भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों, यहाँ पे आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि MCQ रहेगा एग्जाम में, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी हर क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही वाला चूज़ करना है। तो क्वेश्चन सर कितना नंबर का या फिर कितने नंबर कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो टोटल मार्क्स रहेगा आपका, जो टोटल मार्क्स रहेगा वो आपका 450 मार्क्स का रहेगा। जो टाइम एलोकेट किया गया है अभी तक के जो सिचुएशन के हिसाब से, या जो अभी तक का जो टाइमिंग रहा है, वो 2.5 घंटे दिए जाते थे बच्चों को, 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट्स,
ठीक है। 150 मिनट बोलने का मतलब है कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा, जो कि काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो आपका 10+2 का लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये फ़िलहाल आपके पास में डिटेल है पूरे इस कोर्स के बारे में। अब मार्किंग स्कीम की बात कर ले कि सर मार्क्स कैसे कैसे एलोकेट किए जाते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे वो 150 रहेंगे। टोटल मार्क्स आपका 450, यानी कि पर क्वेश्चन आपको कितना मिलेगा, 3 मार्क्स। और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स कब मिलेगा, जब ये आप जो है करेक्ट आंसर लगाते हो तो, यानी कि हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं इसको यहाँ पे स्टार बनाना चाहूँगा, कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई इनकरेक्ट आंसर होता है आपका, तो उसके लिए आपके मार्क्स से 1 माइनस कर लिया जाएगा, 1 मार्क्स माइनस कर लिया जाएगा, यानी कि आपने सही समझा, ये जो है ये नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, ठीक है। बेसिकली जो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि यूजीसी जो कंडक्ट करवाती है एनटीए के थ्रू नेट और जेआरएफ का, वहाँ पे आपको माइनस मार्किंग नहीं मिलता है, ठीक है। तो नेट जेआरएफ के जो पेपर होते हैं वो माइनस मार्किंग के नहीं होते हैं। तो अभी देखना ये है कि सीयू सेट में जो अगर एग्ज़ाम होता है तो क्या वहाँ पे माइनस मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो माइनस मार्किंग होने से सर क्या आपको विशेष ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्योंकि अगर बहुत बार क्या होता है, बच्चों को ये पॉइंट पता नहीं होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो सारा का सारा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, जिससे कि उनके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस अगर गलत होंगे तो आपके जो सही वाले मार्क्स भी हैं वो भी कम होने लगेंगे, ठीक है। तो -1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे एग्जाम में। फिर अगर कोई भी आंसर नहीं देते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको कोई भी मार्क्स उसके लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा मार्किंग स्कीम, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एग्ज़ाम है, ये जो मैं पूरा कोर्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, BHU BCom एंट्रेंस के लिए, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और ये मेरे गाइडेंस में रहेगा, यानी कि लक्ष्मी शंकर गुप्ता के गाइडेंस में रहेगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि BHU के लिए और जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि DU हो गया, AU हो गया और AMU हो गया, और जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ के लिए आप सबको ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये कोर्स और ये जो वीडियोस है वो कंटेंट जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने जो है CA फाइनल का स्टूडेंट हूं। मैंने JRF क्रैक कर रखा हुआ है, ठीक है। तो कॉमर्स से मैंने JRF जो है क्रैक करके रखा हुआ है। मेरा नेट भी हो रखा है, लेकिन नेट के ऊपर आपका JRF होता है, तो JRF जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद मैंने MCOM किया हुआ है, BCom किया हुआ है। और मैं आपको देखिए ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, मेरे जो है मैंने जब BHU में MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने जो है रैंक परचेज की थी। रैंक मेरी कितनी रही थी, 7th रैंक रही थी मेरी जनरल में, और 3rd रैंक रही थी मेरी OBC में। तो मैं जो हूँ आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप भी मेरी तरीके से रैंक जो है लेके आइए BHU के एग्ज़ाम में, और बढ़िया से आपको एकदम जो आपको कॉलेज चाहिए वो आप एकदम लीजिए, ठीक है। आ जाइए। तो मैं अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल देना चाह रहा हूँ कि भाई जो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कितना सब्जेक्ट का कितना रहेगा, यानी कि कौन से पोर्शन का कितना रहेगा। तो अकाउंटेंसी का 15 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि 150 में से 15 क्वेश्चन आपके अकाउंटेंसी के रहेंगे। यानी कि अगेन आपको मैं बोल दूं कि 10% जो रहेगा आपका अकाउंटेंसी का रहेगा, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसका मतलब जो आपका टोटल मार्क्स रहेगा वो 45 होने वाला है। फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी आपका रहेगा, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, और 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहने वाले हैं, जो कि आपका 45 मार्क्स का रहेगा। यानी कि 10% ये भी आपका कंटेन कर रहा है। क्लियर। अब उसके बाद जो है फिनेंशियल मार्केट, इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 45 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दो ना कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, यानी कि अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चे आप चिंता मत करिए, इस वीडियो के बाद मतलब जिसके इस स्लाइड के बाद जो है मैं वही डिस्कस करूँगा आपको कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए। तो इकोनॉमिक्स में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 45 मार्क्स का यहाँ पे अगेन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो मनी एंड बैंकिंग से भी आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 45 मार्क्स यहाँ पे भी आता है, 10% कंपोजिट करता है। बेसिक मैथमेटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स से आपको अगेन 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 45 मार्क्स यहाँ पे भी
कंट्रीब्यूट करेंगे आपके टोटल एग्ज़ाम में। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ आपको मिलेगा 15 मार्क्स का, सॉरी 15 क्वेश्चंस ये भी मिलेगा आपको, और 3 मार्क्स का रहेगा, तो 45 आपका टोटल मार्क्स रहेगा, यानी कि 45 मार्क्स का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ से भी आपका क्वेश्चन आने वाला है। और बेसिक सा लॉ रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कंपनीज लॉ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। फिर बिजनेस मैनेजमेंट से भी आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि वो जो हेनरी फ्योल और टेलर है, जो प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, उनके प्रिंसिपल्स है, वो सब चीज़ें रहेंगी। उसमें भी आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 45 मार्क्स वहाँ से भी रहने वाला है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो भी अगेन आपका 15 क्वेश्चंस वहाँ से रहने वाले हैं, और फिर 45 मार्क्स आपका कंटेन करेगा। कंप्यूटर बेसिक और करंट अफेयर में यहाँ पे 15-15 नहीं होता है। देखिए क्या होता है, तो कंप्यूटर बेसिक से आपका 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि 18 मार्क्स का ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। और करंट इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि अभी सीआरआर क्या चल रहा है, बैंक रेट क्या चल रहा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। और साथ ही साथ जीके की कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और इन सब से मिला के आपको टोटल 9 क्वेश्चंस पूछेगा, यानी कि 27 मार्क्स। क्लियर? तो इस तरीके से आपका 150 का क्वेश्चन का कॉम्पोजिशन रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हर अलग अलग सब्जेक्ट से क्या पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 11 और 12 लेवल का ही पूछा जाएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो क्लास 11 और 12 का आपको सिलेबस यहाँ पे मिलेगा, यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए। उसके बाद आपका एएस और इंड एएस आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि क्या होता है इंड एएस, वो सारी चीज़ें। फिर डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल इंटरेस्ट सिस्टम हो गया, और आपका उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, जर्नल हो गया, कैश बुक हो गया, और अदर सब्सिडरी बुक्स जो है वो, जीएसटी का जो एंट्री होता है, जनरल एंट्री, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। लेजर अकाउंट आपको देखना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस एरर देखना पड़ेगा आपको, बीआरएस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सर बीआरएस कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्या उसका एंट्री होती है, कैसे प्लस कैसे माइनस किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एंड इट्स टाइप्स, वो आपको देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन पहली बात तो होता क्या है और कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। रिजर्व प्रोविज़न ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है रिजर्व, क्या होता है प्रोविज़न, उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, कैपिटल एंड रेवेन्यूज हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट्स वाले सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो 1 से लेकर के 18 तक के जितने भी हैं आपके, यानी कि यहाँ तक मैं बोल दूँ तो यहाँ तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपका क्या है, वो पूरा का पूरा आपका क्लास 11 का है। और यहाँ से आपका यानी कि 19 से जब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ बातें, तो यहाँ से आपको क्लास 12 की सारी बातें मिलने लगेंगी, यानी कि पार्टनरशिप क्या होता है, फंडामेंटल्स उसका, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि आपको चेंज इन पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखने को मिलेगा, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप से रिलेट करेंगी, यहाँ तक पार्टनरशिप चलेगा। फिर एनपीओ आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको वो देखना पड़ेगा कि ट्रस्ट एनजीओस में कैसे अकाउंटिंग की जाती है, वो सारे पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। फिर यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी की शेड्यूल 3 के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर शेयर, डिबेंचर, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर में आ जाएंगी। क्लियर? फिर उसके बाद कंपनीज अकाउंट में आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी देखना पड़ जाएगा। फिर ब्रांच अकाउंट हो गया, डिपार्टमेंटल अकाउंट हो गया, जॉइंट वेंचर, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखिए, जो भी चीज़ें आप यहाँ से देखोगे तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए क्या रहेंगी, नई रहेंगी, नया रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूरा अच्छे तरीके से कि कॉन्सेप्ट के साथ, और कैसे कैसे इसको समझना है, कैसे इसकी अकाउंटिंग समझनी है, वो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं वो भी बताऊँगा आपको कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चिंता मत करिए, आप हमारे साथ एकदम जुड़ जाइए पूरा स्टार्टिंग से, और अंत तक हम आपको रैंक में दिला के रहेंगे। फिर उसके बाद देखिए, ब्रांच अकाउंट हो गया, डिपार्टमेंट अकाउंट हो गया, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। फिर उसके बाद हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी नई नई लग रही होंगी कि सर ये नया नया नाम सुनने को मिल रहा है, ऐसा हमने सुना भी नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा तो नया लगेगा आपको अभी के लिए, क्योंकि आप सबके लिए नया है, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा नहीं है जो आपने 11 या 12th में पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद जो है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़, ये आपको पढ़ना पड़ेगा AS 14 के थ्रू। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ये पढ़ना पड़ेगा। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ऑफ कंपनीज, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्वेट इक्विटी शेयर, इसॉप, इसके बारे में आपने सुना होगा। बाईबैक के बारे में आपने सुना होगा ये क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। और अदर कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड टॉपिक है तो वो भी हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे।
तो वो था आपका अकाउंटिंग का। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या क्या पूछने वाला है। सर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, एक बार बता दो मेरे को आप। तो देखो याद होगा क्लास 12th में जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, पार्ट बी करके एक बुक होती है जिसमें आपको पढ़ना होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कि कैश फ्लो हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कॉम्परेटिव कॉमन साइज हो गया, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हो तो ये हो जाती है। देखिए होता क्या है, आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो फाइनल बुक्स होती है, फाइनल अकाउंट्स जो होती है, उसका फर्दर एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो वो इसी पोर्शन में किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, पहली बात तो आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, जिसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा हुआ है ये सारे क्वेश्चंस। और टूल्स क्या क्या हैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का, दो तरीके का होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। उसमें इंपॉर्टेंट आपका देखना है कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, ये आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। और अलग से और क्या क्या पढ़ना है, ढेर सारी चीज़ें आपको। पहली बात तो अकाउंटिंग रेशियो, ये क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपको लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो जिसको कि टर्नओवर जिसमें आते हैं ढेर सारे, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये चार टाइप के रेशियोज आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनके मीनिंग आपको पता होने पड़ेंगे सारे रेशियोज़ के, कैसे कंप्यूट किया जाता है यानी कि फॉर्मूला, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कैसे क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें, और सबके आइडियल रेशियो जिनके जिनके भी हैं उनको आपको पता होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज़ पर AS3, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है अच्छे से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस और वो भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है। टेलीग्राम आईडी हमारे पास में ये इसलिए बताया गया है क्योंकि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो हमारे साथ में, और इससे जो वे बीकॉम से रिलेटेड, बेचू एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको वहाँ पे जाके ऐड हो जाना है और कुछ भी नहीं करना है, वो फिर उसके बाद आप हमको फॉलो करते जाइए। आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए ये हमारा नंबर है। आप कॉल या व्हाट्सअप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप व्हाट्सअप करोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको आराम से फिर हम लोग रिप्लाई दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट आपको क्या पे क्या क्या देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिनेंशियल मार्केट, की इंडिया का फिनेंस मार्केट कैसा है उसको आपको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट और फंक्शन, ये सारी बातें आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। फिर वेरियस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन सी इंडिया में जो है जो फिनांस मार्केट को रेगुलेट करती हैं। एक तो RBI हो गया और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसके बारे में आपको सबको पता होगा। तो ये दो बॉडी जो है वो आपका पूरा फिनांस मार्केट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो ये लोग हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक्चुअल में फिनांस मार्केट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फंक्शन और उसके टाइप्स आपको हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। फिर कैपिटल मार्केट, फिनांस मार्केट का दो पार्ट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है और एक मनी मार्केट होता है। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में जब हम इशू करते हैं चीज़ें तो कैसे इशू करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको। मनी मार्केट और उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, ऑल्दो ढेर सारे हैं लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे नोट किया हुआ है। कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। तो ये कुछ है जिसको कि आपको ध्यान देना है, ऑल्दो और भी सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें यानी कि मीनिंग, फंक्शन, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में अभी आपको जानना है कि क्या होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। डिपॉजिटरी सिस्टम एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन से कैसा कैसा मेरा डिपॉजिटरी सिस्टम है, उसके पार्टिसिपेंट कौन से हैं, कौन कौन है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं कई इंडिया में, वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, कैसे वो काम करती हैं। इवन कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है वो आपका NSE और BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो सेंसेक्स, सॉरी आप बोल सकते हो कि इंडेक्स भी कैलकुलेट करते हैं। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है, सेंसेक्स होता है, और निफ्टी NSE का जो होता है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका निफ्टी होता है। तो वो जो कई क्रेडिट एजेंसीज हैं वो
यानी कि वो सेंसेक्स भी क्रेडिट कैलकुलेट करती है और निफ्टी भी, यानी कि इनका इंडेक्स भी कैलकुलेट करती है वो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार हम लोग देखेंगे उसका क्या यूज़ होता है, वो हम लोग डिटेल में वहाँ पे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद इंडिया में कमोडिटी मार्केट भी अभी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलन में आ गया है लोगों के, नॉर्मल पब्लिक के लोगों में, ठीक है। तो नॉर्मल पब्लिक जो है वो इन बातों के बारे में जानने लगी, तो आपको भी पता होना चाहिए कमोडिटी मार्केट इंडिया में कैसा होता है, गोल्ड का, सिल्वर का, बुलियन का, क्रूड ऑयल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा में ढेर सारी चीज़ें अभी आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है, इंडिया में 1960s और 80s में समथिंग ये आया हुआ था, यूटीआई के थ्रू आया था, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग लोगों ने, यानी कि जितने लोग थे उन सब ने लेके आया, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेंचर कैपिटल क्या होता है, ऑल्दो फाइनेंशियल मार्केट में आपको और भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, वहाँ पे डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आप देख लो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स में कुछ अपनापन लगेगा, यानी कि सारे 11th और 12th वाली चीज़ें आपको पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, माइक्रो और मैक्रो भर भर के मिलेगा आपको। क्या क्या मिल रहा है देखिए यहाँ पे ज़रा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या मिल रहा है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कैसिटी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होते हैं, माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच में डिफरेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पीपीसी के बारे में जानेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यूटिलिटीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या क्या अप्रोच होते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू जब हम एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन टी यू एम यू, ये आपका यूटिलिटी के अंदर आ जाएगा। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि हम लोग यहीं पे देखने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ डायग्राम उसका, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है, जब हम आईसी को कर्व और बजट लाइन के थ्रू जब हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगेन आपका आ गया कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। फिर वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस में हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है या कैसे डिराइव करना है। डिमांड और इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस आपको देखे गए हैं इसमें। सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं। प्रोडक्शन कर्व आपको देखना होगा, कॉस्ट और रेवेन्यू, प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा अच्छे से, इससे भी कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, शट डाउन पॉइंट, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखना होगा। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली, और भी कई चीज़ें होती है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट के हिसाब से भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोग प्राइस डिस्क्राइब करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक के बारे में आपको जानना होगा। फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पे जानना पड़ेगा, रियल फ्लो और क्या होता है, मनी फ्लो होता है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। फ्लो और स्टॉक के बीच में डिफरेंस यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, EDA। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सर क्या क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में एक अलग से यूनिट है जिसके अगेन आपके 15 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है इंडिया का और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ का कंपेरिजन वहाँ पे हम लोग करेंगे, देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये हो गया। इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होती है, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड कैसे क्रिएट होती है, कैसे उसको गवर्नमेंट टैकल करती है, कब हमारा इन्फ्लेशन आता है, कब डिफ्लेशन आता है, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, कैसे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बजट इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंट्री के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाला है इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ कुछ बातें जिसको कि हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए, मतलब ये एकदम नया रहेगा आपके लिए। क्या क्या है, रेंट, वेजेस, फिर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इन सब की थ्योरीज जो रहेंगी वो आपको देखनी पड़ेंगी। ये आपका ऑल्दो थोड़ा सा हायर लेवल का चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या पाना है, वो एज पाना है जिससे कि आप रैंक डिसाइड कर सको अपनी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मनी एंड बैंकिंग दो पोर्शन हो जाएगा, एक तो मनी हो जाएगा। मनी में मनी का सबसे पहले आपको डेफिनेशन जानना पड़ेगा, क्या होता है मनी का, उसका जो अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए उनके नाम के साथ से हिसाब से।
कि भाई किन्होंने कौन कौन सा डेफिनेशन दिया हुआ है, वो अगर आपको पता है और एग्ज़ाम में आता है तो अगर आप स्कोर कर आते हो वो सारे क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा रहेगा, प्लस रहेगा आपके लिए। टाइप्स ऑफ मनी ऑल्दो ढेर सारे हैं। कमोडिटी जिसको आप बार्टर सिस्टम के हिसाब से जानते हो, मनी एनिमल मनी भी होता था पहले, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड एक्सेट्रा, ढेर सारी मनी है। ऑल्दो अभी हम लोग पूरा डिटेल में वहाँ पर देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ मनी भी आपको पढ़ना है। मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स एंड इट्स टाइप्स ये भी आपको देखना होगा। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी कि M1, M2, M3 एंड M4 के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जो कि मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए इंडिया में यूज़ होता है। फिर उसके बाद हाई पावर्ड मनी के बारे में आपको देखना पड़ेगा, जिसमें आपका आता है फिएट मनी एंड ऑल आता है, फिड्यूशरी मनी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई किन्होंने दी है, तो फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड किन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये दो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार देखे गए हैं। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मनी से रिलेटेड कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रोनिक इन्फ्लेशन, वर्किंग इन्फ्लेशन एंड सो ऑन, ढेर सारे इन्फ्लेशन है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी रहती है इन्फ्लेशन को टैकल करने में, वो आपको देखना है। प्राइस, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ क्या क्या रहेंगी वो आपको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपका बैंकिंग स्टार्ट होता है। बैंकिंग में देखिए क्या क्या है, बैंक और उसका मीनिंग आपको देखना होगा। टाइप्स ऑफ बैंक भी आपको देखना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, और उसके बाद एक्सेट्रा आपको वो सारी चीज़ें आपको देखनी है कि भाई कैसे कैसे बैंक होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है, किस बेसिस पे, वो सारी बातें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर सेंट्रल बैंक है, उसके डेफिनेशन, उसके फंक्शंस भी आपको देखना होगा अच्छे से। कमर्शियल बैंक डेफिनेशन और उसके फंक्शन वो भी देखने होंगे, और क्या क्या फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दो कैटेगरी में बांटा गया है, उसके जितने भी फंक्शन हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आपका बैंकिंग ऑपरेशन कैसे होता है, उसके एसेट्स और लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, क्या क्या एसेट्स में आता है, क्या क्या लायबिलिटीज़ में आता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फॉलोइंग आइटम्स दे दिया गया और उसमें से पूछ रहा है कि इसमें से क्या कौन सा ऐसा आइटम है जो कि बैंक के लिए एसेट्स नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि बैंक का क्या एसेट्स होता है और क्या लायबिलिटी होता है, तो वो पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। फिर आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीआई। आरबीआई कौन है, क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो है सेंट्रल बैंक है इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको देखना है उसके बारे में क्या है, वो हिस्ट्री, उसकी नेशनलाइजेशन कब हुआ था, उसकी कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव फंक्शन क्या है, और वो किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करता है इंडिया में, वो भी आपको यहाँ पे जानना है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कॉमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा नाम है, उसमें आपको जानना है उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है, उसकी क्या सब्सिडरीज है, क्या कौन कौन से उसके ब्रांच है, उसका फंक्शन क्या है, वो सारी बातें आपको एसबीआई का देखना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो अभी का करंट टॉपिक चल रहा है यानी कि ई बैंकिंग, वो भी आपको देखना है। आरटीजीएस जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसके बारे में जानना है आपको। नेफ्ट हो गया यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, उसके बारे में भी आपको जानना है। एटीएम सबको पता है क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में उसको देखेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, और उसके अलावा भी कई ढेर सारे टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको यहाँ पर देखना है। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ, उससे रिलेटेड जो लॉ है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसका क्या ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में, क्यों वो ज़रूरी है, वो आपको देखना पड़ेगा। किस तरीके से होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फॉर्म्स उसके, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर एंड सो ऑन, ढेर सारे अब तो फॉर्म्स क्रिएट हो गए, उस सब के बारे में आपको देखना होगा। सबके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस कैसे क्या क्या होते हैं, उन सब के कैटेगराइजेशन वो हम लोग देखेंगे। बिजनेस सर्विसेज देखेंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी आपकी बिजनेस सर्विसेज होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए हेल्प करते हैं, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कई तरीके के नए बिजनेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ये सारा सिलेबस आई थिंक आपको क्लास 11 की बुक से आपको मिल जाएगा। सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस आपको देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से बिजनेस जो है पैसा लेके आ सकता है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जिसको कि एसएमईज बोलते हैं हम लोग। इंटरनल ट्रेड आपको देखना पड़ेगा। फिर एक्सटर्नल ट्रेड में आपका इंटरनेशनल ट्रेड आ जाएगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यहाँ से अब सारे लॉ स्टार्ट हो रहे हैं आपके। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आपको देखना पड़ेगा।
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 देखना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ये भी थोड़ी बातें आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते रहेंगे इन सारे एक्ट के बारे में, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ये क्वेश्चंस नए जैसे ना लगे, हमको पता हो कि कुछ कुछ हमने पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। अब है आपका यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि पूरा का पूरा क्लास 12 से आपको मिलेगा, सारी बातें यहाँ पे आपको क्लास 12 से मिलेंगी। तो बिजनेस मैनेजमेंट, मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या होता है मेरा मैनेजमेंट का नेचर, क्या होता है उसका सिग्निफिकेंस, क्लियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा आपको, क्योंकि फ्यूल के प्रिंसिपल्स आपको पता ही है, 14 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं यहाँ पे। फिर टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए गए हैं आपको यहाँ पे, साइंटिफिक टेक्निक्स बताए गए हैं, और सब मॉडर्न टेक्निक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैसे काइजन हो गए, वो सारी बातें आपको पढ़ना ही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, ये 12th में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको 6 सिग्मा पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, अगेन यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगेन है कि इसका अलग से सेक्टर बनाया गया है। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी बातें आपकी आ जाएंगी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा स्वेट एनालिसिस। स्वेट एनालिसिस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे अभी। स्वेट मतलब हो गया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन सब के बारे में आपको एनालिसिस करना होता है। एक तो होता है टॉस एनालिसिस, वो भी हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। फिर उसके बाद कई और ही सारे एनालिसिस होते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ जानते रहेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के और जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी भी लिमिटेशंस हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो कुछ बातें मैं और बता दूं यहाँ पे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग एंड नेचर आपको पढ़ना है, माइक्रो और मैक्रो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या माइक्रो क्या मैक्रो कंपोनेंट होता है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग कैसे की जाती है, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल आपको पढ़ना है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया क्या है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। रीजनल इम्बैलेंस, पैरेलल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड लाइसेंसेस, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि अगर इकोनॉमिक्स में आप अच्छे से पढ़ लेते तो यहाँ पे भी आपका वो हेल्प कर जाएगा। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था 1991 में, जिसको एलपीजी के नाम से हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 ईयर के प्लान जितने भी रहे हैं उन सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा। सोशल इनजस्टिस क्या होता है वो देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है वो आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से जानना पड़ेगा। फिर अब आता है कंप्यूटर नॉलेज, जिससे कि आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो 6 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कुछ तो पढ़ना है नहीं आई थिंक, लेकिन हाँ फिर भी टॉपिक इसमें है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इससे ऐसे पूछे गए हैं। मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन, वो सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एमएस विंडो है, जिसके को कि मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, 90% 80% लोग यूज़ करते हैं एमएस विंडोज़, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेन प्रोग्राम्स इन एमएस विंडोज़ जो जो होते हैं वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एमएस विंडोज़ में खासियत है जिसको कि इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एसेस, आउटलुक, ये सारे के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब क्या क्या होते हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, और इन सब के जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे, हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे भी आपको मिलते रहेंगे, हमारे ग्रुप में भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें आप ऐड हो जाइए, हमारे नोट्स में भी आपको वो सारी बातें मिलती रहेंगी। तो जितने भी टॉपिक हमने बताएं उस सब पे आपको छोटा छोटा टॉपिक, आपको छोटा छोटा ज्ञान जो है वो मिलता रहेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सबसे अगर आप कनेक्टेड हो जाओ तो आपको मिलता रहेगा वो सारी बातें वहाँ से। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स बेनिफिट आपको मिलेगा वहाँ से, मतलब इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। फिर नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है और टोपोलॉजी क्या होती है, मतलब जो कॉम्बिनेशन जो एक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर्स का उसको बोलते हैं टोपोलॉजी, वो हो गया आपका। कम्युनिकेशन मीडिया गाइडेड एंड अनगाइडेड है, जिसको कि बोल सकते हो कि वायर और वायरलेस, ऐसा बोल सकते हो आप। इंटरनेट और उस कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा।
टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं। फिर कंप्यूटर की सिक्योरिटी, फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स रहेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, यानी कि मालवेयर हो गया, वो सारी बातें, ठीक है। फिर कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म और की टर्म्स ये भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने नोट्स अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है टेलीग्राम, अगर चैनल पे आप हमारे ऐडेड है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका लास्ट यूनिट रहेगा जिसमें कि अगेन आपका 9 क्वेश्चन आएगा, यानी कि करंट इकोनॉमिक अफेयर्स एंड जीके, क्लियर। उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपका, करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, मुझे तो वो लगता है कि आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ऐसा न्यूज़पेपर पलटना पड़ेगा, जो लास्ट आपका फिनांस ये गवर्नमेंट बजट आया है उसको आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, जो फरवरी में आया था वो आपको देखना पड़ेगा। तो करंट शेयर मार्केट कंडीशन वो क्या चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, करंट बैंकिंग रेट क्या चल रहे हैं, CRR क्या चल रहा है, वो सब मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आप आ जाइए एक बार। करंट इनकम टैक्स का रेट क्या चल रहा है, स्लैब रेट क्या चल रहा है, करंट GST रेट्स क्या चल रहे हैं, करंट इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, करंट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी क्या है, लेटेस्ट गवर्नमेंट का बजट एनालिसिस क्या बोलता है वो हम लोग देखेंगे वहाँ पे। फिर करंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया क्या चल रहा है, फिर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ की पर्सन्स इन इंडिया, जो कि की पर्सन्स हैं हमारे इंडिया में, यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी लेटेस्ट वाले, उसके बारे में देखना पड़ेगा। फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया का ये पहला तो इंडिया का पहला, वो ऐसा करके वो ढेर सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो इसको इरेलेवेंट बता के पहले से हटा दिया गया था, लेकिन कई बार देखा गया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए गए हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा जो नेशनल अवार्ड्स हैं, यानी कि भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड हो गया, ग्लैंट्री अवार्ड्स हो गए, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड जो है वो आपको देखना पड़ेगा, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। इंटरनेशनल अवार्ड में भी आपको देखना पड़ेगा, जिसमें नोबल आता है, पीस आता है, वो सारी चीज़ें, कि नोबल प्राइज़ हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, गांधी पीस प्राइज़ हो गया, और भी कई ढेर सारे अवार्ड्स हैं जिसके बारे में आपको देखना पड़ेगा किसको किसको मिले हैं, लेटेस्ट क्या रहा है और फर्स्ट क्या रहा है, वो सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि ओलंपिक क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे हो गया, कॉमनवेल्थ गेम कब कहाँ पे कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें। फिर इंडियन डिफेंस के बारे में आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन से चक्र हमारे पास जो होते हैं वो दिए जाते हैं, कितने टाइप का डिफेंस है मेरा, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया हो गया। फिर नीति आयोग के बारे में आपको जानना पड़ेगा। नेशनल सिंबल्स में आपका वो आ जाएगा, हमारा देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, स्वीट क्या है, ये सारी बातें आपको वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, उसमें 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 इस वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैथ से बचने के लिए तो बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, और उसके बाद में भी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एंट्रेंस एग्जाम में कुछ छोटा सा मैथ डाल देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सर 10% बहुत ज़्यादा होता है, 15 क्वेश्चन मैथ के बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है, हम लोग इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको मैथ नहीं लगेगा और प्यार हो जाएगा देखते ही देखते, और आपको चीज़ें समझ में इस तरीके से आ जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मैथ पढ़ा है जिससे कि आप हेट कर रहे थे। तो मज़ा आएगा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा, मुझे भी मज़ा आने वाला है पढ़ाने में आप लोगों को। तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, HCF LCM पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशंस पढ़ना है आपको। मैथ में बहुत सिंपल से मैथ है वो, अगर आप अपने छोटे भाई बहन के अगर आप बुक्स देखते होगे तो आपको ये सब चीज़ें ऐसा बच्चों वाली लगती होगी ना, वही सारे टॉपिक्स पूछने हैं यहाँ पे। एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज बताओ कैसे होता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बता दो आप, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इकोनॉमिक्स के सॉरी अकाउंट्स के या फिर कॉमर्स के बच्चों को तो ये ज़रूर आना चाहिए, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ लीजिए ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। रेशियोज, प्रपोर्शंस, टाइम, वर्क एंड यूनिटरी मेथड, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम से बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये चीज़ पूछा हुआ है जिससे आप बचते रहते थे जीवन भर, फिर वापस से आ गया आपके लाइफ में टर्न, यू टर्न लेकर के वापस से आ गया। अलजेब्रा, मेंसुरेशन और जियोमेट्री ये आपसे पूछा है कई बार। मैंने अभी लास्ट एग्जाम में देखा था 2020 में कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन पूछा है, APGP का भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो सारे क्वेश्चन में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि जितना टॉपिक मैंने बता दिया वही पूरा आपने पढ़ लिया तो वो सारी बातें हो गई। एग्ज़ाम है, कुछ भी आ सकता है, तो ऑल द ओवर जो कोर सब्जेक्ट रहेगा वो यही रहेगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके श्योर चांसेस है कि आपके एग्जाम्स जो है वो बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, और जैसा भी न्यूज़ आएगा CU सेट का वो हम लोग पूरा पहले आपको बताएंगे। आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हमारी तरफ से वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से लेकर के सारी सब्जेक्ट्स के बारे में, और आपको डिटेल में बढ़ाते जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप टेलीग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े हो तो लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से ऐड हो जाइए, कनेक्टेड रहिए हमसे। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोट्स होगा हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।